गुलाम वंश की चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं वापस आपको रिवीजन में करवा दूं। हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ किया था और बैराम शाह तक हमने पढ़ा था। गुलाम वंश में 3 वंशों का जिक्र चल रहा था। एक कुतुबी वंश था, एक शमसी वंश था, एक बलबनी वंश था। कुतुबी वंश जो था वो 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना वो कुतुबी वंश कहलाया और 1206 से लेकर 1211 तक आराम शाह के शासनकाल तक कुतुबी वंश रहा। उसके बाद में शमसी वंश की शुरुआत हुई शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय। और आप सबको पता है कि इल्तुतमिश का कार्यकाल लंबा रहा, 1211 से स्टार्ट हुआ 1230 तक, 25 साल के लगभग। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी बना रुकुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद में रजिया के बारे में हमने पढ़ा, रजिया सुल्तान का जिक्र हमने किया। और रजिया सुल्तान के साथ बाद में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी बैराम शाह की। बैराम शाह के समय मैंने एक और बताया था कि नायब मुमलिकात नाम का एक पद सर्जित किया था एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर। और ये जो कार्यकाल चल रहा था इल्तुतमिश के समय की, मैंने बताई महत्वपूर्ण घटना थी चालीसा दल का गठन करना। और इल्तुतमिश के बाद का जो काल था, बलबन के समय तक का काल था, वो चालीसा के प्रभाव का काल था। कल रजिया सुल्तान का हमने जिक्र किया था कि रजिया सुल्तान को किस प्रकार चालीसा दल की छांट गांठ का शिकार रजिया सुल्तान हुई। बैराम शाह के समय एतकीन का हमने जिक्र किया था कि एतकीन के सहयोग से बैराम शाह शासक बने, लेकिन एतकीन ने बाद में उनको हटा दिया। एतकीन को उसने मरवा दिया, एतकीन ने हटाने का प्रयास किया, एतकीन ने बैराम शाह ने एतकीन को मरवा दिया। अब एक 2 शासकों की, छोटे छोटे 2 शासकों की चर्चा करते हैं। वो भी चालीसा के प्रभाव वाले शासक थे। पहला जो शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये बैराम शाह के बाद में 1242 ईस्वी में शासक बना और 1246 ईस्वी तक शासक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह का कोई अपने को याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेचारा ये तो उस समय बिल्कुल चालीसा दल के प्रभाव में आ गया था। सारी शक्तियां उसने चालीसा को सौंप दी थी कि आप जानो, आपका काम जाने। तो इस समय की कोई खास उपलब्धि नहीं थी। बस दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इस समय अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन और पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ। चालीसा का प्रभाव तो था, लेकिन चालीसा में भी बलबन का प्रभाव ज्यादा बड़ा। और इसे आमिर हाजिब नियुक्त कर दिया था। हाजिब मतलब पीए, एज ए पीए होता था आमिर हाजिब, और इसको आमिर ए हाजिब नियुक्त कर दिया गया था बलबन को। ये पद ये जरूर याद रखना, आमिर ए हाजिब क्या होता है। तो आमिर ए हाजिब नियुक्त कर दिया था बलबन को। आमिर ए हाजिब ये क्या होता था, दरबार का प्रमुख होता था या पीए। ये नायब मुमलिकात होता था, प्रधानमंत्री एज। तो बलबन को इसने नियुक्त कर दिया था। साथ ही इसकी एक और उपलब्धि बात करें तो इसके समय जो सिक्के बने उसमें बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित करना प्रारंभ कर दिया सल्तनत काल में। ज्यादा को अलाउद्दीन मसूद शाह की उपलब्धि नहीं है। बलबन को उन्होंने अपना आमिर हाजिब नियुक्त कर दिया गया। सिक्कों पर बगदाद के प्रथम अंतिम जो खलीफा थे उसका नाम अंकित करवाया, और मसूद शाह का कोई जिक्र नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह को के काल में मैंने कहा बलबन जब पॉपुलर हुआ तो बलबन की आकांक्षाएं बढ़ने लगी, और बाद में बलबन ने षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया 1246 ईस्वी में। और इसको हटाने के बाद में जो शासक बना वो नसीरुद्दीन महमूद था। काफी लंबे समय तक इसका कार्यकाल रहा, 1246 से लेकर 1265, लगभग 20 साल इसका कार्यकाल रहा, काफी लंबा। लेकिन इतिहास में हम कभी नहीं पढ़ते कि नसीरुद्दीन महमूद जो शासक थे उसकी क्या उपलब्धि थी, क्यों उस समय भी बलबन का प्रभाव ज्यादा था। बस ये तो केवल इतना सीधा शासक था कि बस कुरान की आयतें लिखता था, मतलब फोटोकॉपी करता था ये, और अपना गुजारा बसर इसी से चलाता था। और ये कहता था कि मैं तो शासक नहीं हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं। मैं शासक के रूप में वो सारी शक्तियां प्रयोग नहीं करता, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं संभाल रहा हूं। और उस समय बलबन नायब मुमलिकात हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और सारी पावर बलबन के पास थी। और बलबन ने ही अपनी पुत्री का विवाह, ध्यान रखना, पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। और नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जिसने केवल एक शादी की थी, और वो भी किसकी, बलबन की बेटी से। बलबन करने थोड़ी देता, बलबन बहुत बदमाश था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बलबन की बेटी से शादी कर ली,
और बलबन ने बाद में उसको कोई शादी करने नहीं दी और उसके बाद में बलबन शासक बना था। तो ये बलबन का कार्यकाल था। सबसे मोस्ट जो बात है, नसीरुद्दीन महमूद के समय एक किताब लिखी गई थी, तबकात ए नासिर। ये तबकात नासिरी जो किताब थी, ये मिनहाज उस सिराज की किताब थी। मोस्ट आप याद रख लेना इस चीज को। और ये जो किताब है तबकात ए नासिरी, ये नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मोस्ट बात, इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहा हूं मैं वो ये है कि जो तबकात ए नासिरी किताब थी वो मिनहाज उस सिराज ने लिखी और ये किताब समर्पित किसको थी? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। इसके अलावा जो बलबन था उसने उसको उलुग खां की उपाधि भी दी थी। उलुग खां, ये उलुग खां का जिक्र बाद में भी आया। उलुग खां, नुसरत खां, और ये जिक्र राजस्थानी हिस्ट्री में भी आता है। लेकिन ये उपाधि किसको मिली हुई थी? बलबन को मिली हुई थी। किसने दी भाई? ये किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने इसको ये उपाधि दी थी। इतना सिंपल शासक था ये, इतना सिंपल। अब सिंपल हो तो करे तो क्या करे, सिंपल होना पड़ता है। इसलिए इसको एक उपाधि मिली हुई थी नसीरुद्दीन महमूद को, दरवेश राजा। दरवेश राजा भी कहा जाता था। साधारण आदतों की वजह से इसको दरवेश राजा भी कहा जाता था। बस नसीरुद्दीन महमूद की कोई ज्यादा खास उपलब्धियां है नहीं। कुरान की आयतें लिखता था, बलबन के सहयोग से शासक बना, बलबन की पुत्री से उसने विवाह किया, बलबन ने उसको उलुग खां की उपाधि दी और खुद दरवेश राजा बन के बैठा रहा। और इसके समय ही तबकात नासिरी जो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक थी, वो तबकात नासिरी किसको समर्पित है? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। उलुग खां का मतलब होता है महान, उलुग का मतलब होता है महान, महान। और इसी नसीरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हुई तो जो नया शासक बना वो था बलबन। भयंकर शासक, खतरनाक शासक बलबन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बलबन के अलग अलग सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत, लोहारक्त नीति, और इसी समय वो जो चालीसा दल था उसका किस प्रकार उसे खत्म कर दिया उसको और एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आया। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासों में हम इंडियन हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर आप बताया करो। बलबन की जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।